नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी वैद्युत के कारण या किसी विद्युत आवेश के कारण चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार से, यहाँ पर मैं चित्र आपको दिखा रहा हूँ, ये चित्र आपके सामने है। इसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों इक्वल चार्जेस होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आने चाहिए, अर्थात ये जो वैल्यू है ये कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो युक्ति बनेगी या जो निकाय बनता है इसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव में सबसे इम्पोर्टेंट अगला है इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव हमारा बन रहा है तो उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर डिफाइन किया जाता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरीके से डिफाइन होता है P इज इक्वल टू 2Q इंटू 2L, अर्थात किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और यह एक वेक्टर, एक सदिश राशि है और इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा जो है माइनस जो आवेश है उससे प्लस आवेश की ओर होगी। जैसा कि यहाँ पर दिखाया, P एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका जो एरो है वो माइनस Q से प्लस Q की ओर है। तो इस तरीके से इसकी दिशा सदैव यहाँ से माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस प्लस Q की ओर। अब जैसा इसका मात्रक, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका जो मात्रक है वो आप जानते हैं कि इसके फॉर्मूला Q इंटू 2L है, अर्थात Q का जो यूनिट है वो कूलाम है और जो L जो लेंथ है उसकी यूनिट मीटर है। तो इट मीन्स इसका जो मात्रक हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर हो जाएगा। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन जो बीमा होती है वो आवेश और लंबाई की बीमा के बराबर होगा। तो जो आवेश है उसकी बीमा AT होती है और जो लेंथ है उसकी बीमा L है। तो इस प्रकार से इसकी जो बीमा हो जाएगी, दैट इज जो डायमेंशन है LT, ये इसकी। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो अक्सर क्वेश्चंस आता है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके ऊपर डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो तरीके से निकल सकती है। पहला पॉइंट तो ये है कि यदि हम किसी वैद्युत, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, जो हमारा पॉइंट है वो इसी के डायरेक्शन में है, इसको हम अक्षीय स्थिति कहते हैं, इन डाउन पोजीशन है ये। तो अगर इसी डायरेक्शन में है तो ऐसी पोजीशन को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो इस पोजीशन में हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव, हमारा जो क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी। हम ये सपोज ये करते हैं कि हमारा एक पॉइंट है P, ये पॉइंट माइनस Q आवेश से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे और प्लस Q आवेश से इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। सपोज ये जो P पॉइंट है जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है इसके सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पर है, ये R, ये हम सपोज मान रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू L है, तो इट मीन्स माइनस Q से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L। इसी प्रकार से जो प्लस Q आवेश है उससे इस P पॉइंट की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R माइनस L। तो हमारे पास माइनस Q से भी इस पॉइंट P की डिस्टेंस आ गई, प्लस Q से भी इस पॉइंट की डिस्टेंस आ गई। अब हम इस माइनस Q और प्लस Q के द्वारा यहाँ पर बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो जो माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सपोज है E1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1। अगर हम E1 को कैलकुलेट करें तो E1 इज इक्वल टू, हम जानते हैं किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/R²। ये वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें 1/4πε0 Q/R² की जगह जो आएगा वो R प्लस L का होल स्क्वायर आएगा। दिस इज इक्वेशन 1। एंड नाउ
द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो है वो R माइनस L। अब हम इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो आप फिगर में देखिए E1 क्योंकि माइनस आवेश के कारण है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और जो E2 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q के कारण है तो ये बाहर की तरफ होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन प्लस और माइनस के कारण अलग अलग होती है। तो इस तरीके से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप जानते हैं कि E1 और E2 वेक्टर क्वांटिटी हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम सीधे सीधे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब E2 इज ग्रेटर देन E1, क्योंकि इसका जो इन दोनों में आप लोग देखेंगे कंपेरिजन करेंगे तो R माइनस L इज लेस देन R प्लस L। तो जब लेस है तो वो डिनोमिनेटर में है तो हर में है, जिस कारण से E2 की वैल्यू E1 से ज़्यादा हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ E2 एंड E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। If we solve this 1/4 pi epsilon 0 and Q, ये कॉमन है दोनों में, और अंदर जो बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसको हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व मैथमेटिकल तरीके से यदि हम इसको सॉल्व करें 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा R माइनस एल इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, और ये R माइनस एल आर प्लस एल दैट इज R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर इसको अगर हम ऊपर करेंगे तो दैट इज 4RL, ये ऊपर जाके इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो नाउ अब यहाँ पर आप देखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज 4RL अपॉन, अब यहाँ पर आप देखेंगे R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, दिस इज एग्जम्पशंस, क्योंकि L जो है बहुत छोटा है, ये जो L बहुत छोटा है R के कंपेरिजन में, तो R स्क्वायर L स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि L को हम जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपेरिजन ऑफ R। तो इस वाले में से हम L स्क्वायर को यदि हटा दें तो दैट इज बिकम्स R टू द पावर 4, और एक R से एक R पावर घट जाएगा, और यह हमारे पास जो आएगा दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4L अपॉन RQ। इसको यदि हम सही तरीके से लिखें, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू RQ दैट इज P। तो इस प्रकार से एक नया हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन RQ। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया जब कोई वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में होता है, तो उसके लिए हमारे पास ये इस तरीके से ये एक नया फॉर्मूला बन गया है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन RQ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी निरक्षीय स्थिति में, अर्थात निरक्षीय स्थिति को हम इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इक्वेटोरियल पोजीशन में सपोज ये हमारे पास एक डाइपोल है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू हैं, और इसके जो हमारे पास लंबा अर्धक है, जो मिडिल पॉइंट है इसके ठीक ऊपर एक पॉइंट P है जो कि डिस्टेंस R दूरी पर है। तो इस P पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो कारण से उत्पन्न होगा, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू के कारण। अब माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए हम जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें ये आवेश चाहिए,
चार्ज कितना है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है, दैट इज AP। तो फिगर में आप लोग देख रहे होंगे ये जो AP है और ये जो BP है ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ट्रायंगल बन रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये और ये वैल्यू बराबर है और ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो जिस कारण से ये आपका साइड से भी इक्वल होंगे। तो इस तरीके से अगर हम इस फिगर को देखते हुए E1 की वैल्यू निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q, तो वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP, दैट इज √R² प्लस L²। इसकी वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पर तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R² प्लस L²। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, दैट इज इक्वेशन 1। अब इसी प्रकार से वैल्यू ऑफ E2 अगर आप निकालें तो दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन BP², और BP की वैल्यू AP की वैल्यू के बराबर है, दैट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R² प्लस L², दैट इज इक्वेशन नंबर 2 E2। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि E1 और E2 हमारे पास आ गए हैं। अगर आप फिगर में देखें तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E1, वो -Q की ओर है और E2 बाहर की तरफ है। तो इस तरीके से वेक्टर की तरह से आप देखेंगे। अब हम इसको डायरेक्ट ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि E1 और E2 की डायरेक्शन डिफरेंट है। अब यदि हम इसको वेक्टर तरीके से देखें तो आप लोग देखिए यहाँ पर, दैट इज, मैं अलग से चित्र बना रहा हूँ, दैट इज E2 एंड दैट इज E1। अब दो वेक्टर्स हैं E1 और E2, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर दो तरीके से होते हैं इनको ऐड करने का। एक तरीका तो डायरेक्ट आप इसका रिजल्टेंट जो हमारे पास, सपोज दिस इज द रिजल्टेंट E, और इनकी जो एंगल है दैट इज थीटा एंड दैट इज आल्सो थीटा, तो जो टोटल एंगल हो गया दैट इज 2 थीटा। तो दो वेक्टर हैं E1 और E2, उनके बीच की हमको पता है कि एंगल 2 थीटा है, तो हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर E वेक्टर एडिशन से हमारे पास फॉर्मूला होता है √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। तो ये फॉर्मूला 11th में आपने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले से हम इसको डायरेक्ट वैल्यूज की निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E1। एक ही चीज़ है, E1 लिख दीजिए और इसकी वैल्यू हमको पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर E1 स्क्वायर इज 2 E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर कॉस थीटा। E1 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 E1 स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें दैट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सॉरी कॉस 2 थीटा होगा क्योंकि उसकी जो एंगल है दोनों के बीच का दैट इज 2 थीटा, तो इनटू कॉस 2 थीटा। E1 स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, अंडर 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से दिस विल बी कैंसिल्ड एंड E1 2 cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा। इसका हम निकालें तो दैट इज E1 इंटू 2 cos थीटा, E विल बी दिस। तो ये E की वैल्यू जो है E1 cos 2 थीटा। अब दोबारा से हमें ऊपर फिगर में जाना पड़ेगा। अब फिगर में आप देखिए दैट इज थीटा, इस वाले चित्र से आप देखिए हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। E1 और E2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन 1 एंड 2 के रूप में है, तो इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो E1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R² प्लस L²। एंड कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप फिगर से देखेंगे, कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज द बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार गुणा आधार बट्टे लंब। तो आधार यहाँ पर है L और लंब है अंडर R² प्लस L²।
इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर कॉस थीटा में हम पुट कर दें तो हमारे पास हो जाएगी L/r² प्लस L² अनरूट। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ql अपॉन r² प्लस L² टू दी पावर 3/2। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर आपको एजम्पशन करना पड़ेगा r² इज ग्रेटर देन L², तो हम L² का जो टर्म्स है इसको हम हटा सकते हैं, तो दैट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ql अपॉन r टू दी पावर 3। Now what is 2ql? 2ql is the dipole moment, 1/4 pi epsilon 0 into p upon r cube. That is the value of E. That is the value of E when the position P, the point P is in equatorial position। तो जो हमारा निरक्षीय स्थिति है उस स्थिति में जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटे r क्यूब आई, और अक्षीय स्थिति में जो आएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई p बटे 2p बटे r क्यूब। अक्षीय स्थिति में जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 2p अपॉन r क्यूब। तो इस तरीके से हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही कंडीशंस में निकाल सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगले लेसन्स में हम आपको फिर वैद्युत द्विध्रुव ये जो दोनों फॉर्मूले आए इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएंगे, साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्ब्स लॉ इसके भी जो है पूरा न्यूमेरिकल्स का एक हम सेशन लेके पूरा वीडियो लेके आपके पास आएंगे। थैंक यू।